बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर इज हेल्पफुल इन डिफरेंशिएटिंग वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है मैटर का, वो हमें किस तरह हेल्पफुल है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के दरमियान डिफरेंशिएट करने के लिए। यानी कि अगर हमारे पास डिफरेंट मैटर्स गिवन हो तो हम उनमें से कैसे पता चल सकता है कि कौन सा सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक है, जहां पर सॉलिड लिक्विड गैस की बात तो नहीं कही गई, लेकिन डिफरेंट स्टेट्स वही हैं, तो उनको डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है, उसके लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल कैसे हेल्पफुल है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो बेसिकली जो हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है उसको समझने की जरूरत है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के मुताबिक जो काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उसके मुताबिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, 3 स्टेट्स होती हैं हमारे पास मैटर की। अब उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है ना मॉलिक्यूल्स की, वो डिफाइन करती है कि उनमें से वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो काफी वीक होती है, इस वजह से उसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स के दरमियान जो गैप होगा वो ज्यादा होगा। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो एटम्स होते हैं उसके दरमियान जो गैप होता है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो कम एज कंपेयर टू गैस ज्यादा होती हैं, इस वजह से इसके पार्टिकल्स के दरमियान जो गैप है वो गैस की निस्बत ज्यादा कम होता है गैप। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान गैप ना होने के बराबर होता है, इस वजह से उसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो काफी स्ट्रांग होती हैं। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं कि पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो वीक हैं या स्ट्रांग हैं, इसी बेस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि वो मैटर क्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, Does there exist a fourth state of matter? What is that? कि क्या कोई फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट करती है। 3 स्टेट्स तो हमें मालूम है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस है, इनके अलावा कोई फोर्थ स्टेट भी एग्जिस्ट करती है? तो यस करती है। आपने फर्स्ट चैप्टर की जो ब्रांचेस पढ़ी थी, फर्स्ट चैप्टर में ही वहां पे ही लिखा हुआ था कि जो लास्ट थी हमारे पास प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर थी। तो यस, देयर एग्जिस्ट अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर नोन एज प्लाज्मा, उसको प्लाज्मा का नाम दिया जाता है। प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है जो सिमिलर होती है गैस के, लेकिन इसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयोनाइज्ड होते हैं। आयोनाइज से मुराद ये है कि वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके होते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। अब इसके नतीजे के तौर पर पॉजिटिवली चार्ज आयंस या नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाते हैं जो फ्री टू मूव होते हैं। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मीडियम बन जाते हैं, तो उसको प्लाज्मा का नाम दिया जाता है। प्लाज्मा हम अगर नेचुरली बात करें तो स्टार्स में, लाइटनिंग में जो है ये प्लाज्मा होता है। फ्लेम जो है, शोला होता है आग का, वो भी बेसिकली प्लाज्मा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, What is meant by density? What is its SI unit? डेंसिटी क्या है और इसका SI यूनिट क्या है? तो डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में उस ऑब्जेक्ट का मैस कितना है, उसको हम डेंसिटी का नाम देते हैं। इसको हम लिखते हैं डेंसिटी D इक्वल टू एम ओवर वी या रो इक्वल टू एम ओवर वी। रो साइन होता है इसका, डेंसिटी के लिए हम यूज करते हैं रो इक्वल टू एम ओवर वी। मैस का यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर, तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसका SI यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन वी यूज अ हाइड्रोमीटर टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क? क्या हम हाइड्रोमीटर को यूज कर सकते हैं मिल्क की डेंसिटी मेजर करने के लिए? तो यस, हाइड्रोमीटर यूज किया जा सकता है जो मिल्क होता है उसकी डेंसिटी मेजर करने के लिए। अब वो हाइड्रोमीटर जो मिल्क की डेंसिटी मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको लैक्टोमीटर का नाम देते हैं। ठीक है, लैक्टोमीटर एक किस्म का हाइड्रोमीटर है जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया होता है ऐसे लिक्विड्स जिनमें फैट वेरी करता है, जैसा कि मिल्क है, उनकी डेंसिटी मेजर करने के लिए। तो
मिल्क की डेंसिटी मेजर करने के लिए लैक्टोमीटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन टर्म प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन है, फोर्स पर यूनिट एरिया, कि एक स्पेसिफिक एरिया पे, यूनिट एरिया पे हम कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको प्रेशर का नाम दिया जाता है। लाइक हम थंब प्रेस करते हैं अपनी पाम के ऊपर, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं अपनी पाम पे अपने थंब की मदद से, तो उससे प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा कि फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इसका प्रेशर का यूनिट आ जाएगा। इसका प्रेशर का दूसरा यूनिट पास्कल भी है जो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है, लेकिन ऐसा यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर। हमने ये शो करना है कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है? एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर, दिस कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ ए सिंपल एक्सपेरिमेंट। हम इसको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रूव कर सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। उसके लिए हमने एक एम्प्टी कैन लिया, ठीक है, विद अ लिड, एक एम्प्टी कैन लिया। अब इस एम्प्टी कैन का क्या किया कि इसका ढक्कना खोला और इसके अंदर नल की मदद से हमने पानी डाल दिया। इसको फुल करने के बाद हमने इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया, ठीक है, इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया। अब उस वक्त तक इंतजार करना है जब तक कि पानी बॉयल होने के बाद स्टीम की सूरत में उस कैन में से बाहर आना ना शुरू हो जाए। उसके बाद उसको फ्लेम से उतार देना है। फ्लेम से उतारने के बाद उसकी कैप को ओपन करना है और उसको किधर रख देना है, ठंडे पानी के नीचे रख देना है, ठीक है। उसकी कैप ऊपर से ओपन नहीं करनी, कैप क्लोज करनी है, ऑलरेडी ओपन थी ना, पानी हमने डाला था, पानी डालने के बाद उसको ओपन कैप के साथ ही हमने फ्लेम के ऊपर रखा था, आग के ऊपर। जब पानी बॉयल हो गया और स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो गया तो उसमें उस टाइम हमने इसकी कैप बंद करके इसको ठंडे पानी के नीचे रख दिया। तो क्या होगा, कैन क्या करेगा, सिक्वीज कर जाएगा, यानी कि साइडों से अंदर की तरफ प्रेस कर जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से तो हो रहा है, लेकिन बेसिक इसके पीछे रीजन क्या बनी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने क्यों ऐसा किया कि जो कैन था उसको सिक्वीज कर दिया, साइडों से प्रेस कर दिया। बेसिकली जब कैन कूल्ड ठंडे पानी के नीचे रखा जाता है तो जो स्टीम अंदर बन रही थी, यानी कि वाटर जो था वो किस में कन्वर्ट हुआ था, स्टीम में। अब स्टीम ठंडी होना शुरू हो जाएगी, स्टीम ठंडी होगी तो दोबारा किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में कन्वर्ट होगी। वो तो वाटर में कन्वर्ट हो गई, लेकिन जो स्टीम कन्वर्ट हुई उसकी जगह पे जो एम्प्टी स्पेस रह गई है, उस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब वो कैन बंद है, एयर तो बाहर से आ नहीं सकती, तो इस वजह से अंदर एयर प्रेशर कम हो जाता है जबकि बाहर एयर प्रेशर ज्यादा होता है। तो वो बाहर का एयर प्रेशर अंदर के एयर प्रेशर की तरफ जाने की ट्राई करता है, जिसकी वजह से वो कैन को क्या करता है, सिक्वीज कर देता है, यानी कि हर तरफ से प्रेस कर देता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें ये शो करता है कि एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑल डायरेक्शंस में, इक्वल हर डायरेक्शंस की तरफ से जो एटमॉस्फेयर प्रेशर था वो इस पे अप्लाई हुआ था। इसको हम सिंपल, अगर कैन हमारे पास ना हो, हम सिंपली देखना चाहें, इतना एक्सपेरिमेंट हम ना परफॉर्म कर सकें, तो प्लास्टिक बॉटल जो होती है उसमें से अगर हम एयर सक करें अंदर की तरफ, तो उसमें भी हम यही प्रोसेस देखते हैं कि वो बॉटल जो है वो स्क्वीज कर जाती है। उसमें भी अंदर एयर प्रेशर, एयर कम हो जाती है क्योंकि हम अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो बाहर का एयर प्रेशर जो है वो अंदर की तरफ एक्सर्ट होता है, तो वो बॉटल को स्क्वीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इट इज इजी टू फिल air in a balloon but it is very difficult to remove air from a glass bottle. Why? कि ये हमारे लिए आसान होता है कि हम बैलून के अंदर एयर फिल कर सकें, इजीली हम फिल कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम गिलास बॉटल में से एयर को रिमूव करें। तो इसकी रीजन क्या है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जहां पे एयर प्रेशर कम होगा वहां पे हाई प्रेशर की तरफ से प्रेशर मूव करेगा। तो बैलून की जब हम बात करते हैं तो बैलून का इंटरनल प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर कम है, बाहर एयर प्रेशर ज्यादा है। तो जब हम अंदर की तरफ हवा भरते हैं तो क्या होता है, वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो लो प्रेशर था वहां पे अब प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इजीली हम बैलून में एयर भर लेते हैं, लेकिन
जब हम गिलास बॉटल की बात करते हैं तो इसमें हम अगर इसके अंदर से हवा बाहर की तरफ सक करना चाहें, निकालना चाहें, तो वो मुश्किल होता है, क्योंकि अब अंदर तो ऑलरेडी एयर प्रेशर कम है, बाहर ऑलरेडी एयर प्रेशर ज्यादा था, तो होना तो ये चाहिए कि बाहर से एयर प्रेशर अंदर की तरफ जाए, लेकिन हम इसका ऑपोजिट कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें डिफिकल्टी होती है कि वो एयर वहां से बॉटल में से रिमूव करना मुश्किल होता है। जिस तरह टेम्परेचर जो है हाई से लो की तरफ मूव करता है, इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, यहाँ पे भी जो एयर प्रेशर होता है वो हाई एयर प्रेशर से क्या करता है, कम एयर प्रेशर वाली जगह की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज बैरोमीटर? बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है। ये एक बैरोमीटर डायग्राम में दिखाया गया है, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है। बैरोमीटर को मेट्रोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है, चेंजेस जो आ रही होती हैं वेदर में, फॉरकास्ट चेंज जो होती है और वेदर के जो पैटर्न्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, बैरोमीटर इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट किस्म के बैरोमीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जो कॉमन टाइप यूज की जाती है बैरोमीटर की वो मरकरी बैरोमीटर है, जिसमें गिलास ट्यूब होती है फिल्ड विद मरकरी। ठीक है, उस ट्यूब में, गिलास ट्यूब में मरकरी फिल किया गया होता है और उस गिलास ट्यूब को इन्वर्ट कर दिया गया होता है एक कंटेनर में जिसके अंदर मरकरी मौजूद होता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है तो जो हाइट होता है मरकरी कॉलम का वो भी चेंज कर देता है, उस ट्यूब में राइज या फॉल करता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे बैरोमीटर दिखाया है ये कुछ और किस्म का है, ये लेटेस्ट है। जो बैरोमीटर आपका बुक में गिवन है वो मरकरी ट्यूब वाला है, जो आपने लॉन्ग टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर बैरोमीटर की डिटेल लिखी हुई है, ये इस क्वेश्चन में उसका हवाला दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, Why water is not suitable to be used in a barometer? पानी को क्यों नहीं हम इस्तेमाल करते बैरोमीटर में? यानी कि बैरोमीटर में तो हम मरकरी इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह पे पानी क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो बेसिकली मरकरी 13.6 टाइम्स डेंसर है वाटर की निस्बत, पानी की निस्बत मरकरी 13.6 टाइम्स डेंसर है। इसका मतलब क्या है कि और साथ साथ डज नॉट इवेपोरेट एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, और जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट भी नहीं करता। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वर्टिकल कॉलम वाटर के लिए चाहिए वो 13.6 टाइम्स चाहिए हाइट ऑफ द मरकरी ऑफ द कॉलम के, यानी कि मरकरी कॉलम यूज करते हुए जितना हाइट थी उससे 13.6 टाइम्स वाटर के लिए रिक्वायर्ड होगी। इसका मतलब ये है कि जो मरकरी के लिए थी अगर 0.76 मीटर थी, मरकरी के लिए जो वाटर कॉलम की हाइट थी सी लेवल से 0.76 मीटर थी, तो वाटर अगर हम उस यूज करते हैं मरकरी की जगह पे तो उसके लिए हमें 0.76 मल्टीप्लाई बाय 13.6 ये वाली वैल्यू, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू कितनी आती है 10.34 मीटर। यानी कि इतनी लॉन्ग ट्यूब हमें चाहिए बैरोमीटर कंस्ट्रक्ट करने के लिए जिसमें हम वाटर इस्तेमाल करेंगे, तो वो गिलास ट्यूब जो कि 10 मीटर से ज्यादा लॉन्ग होगा वो रिक्वायर्ड होगा वाटर बैरोमीटर बनाने के लिए। तो जो वाटर है वो सूटेबल नहीं होता कि उसको बैरोमीटर में इस्तेमाल किया जाए, यानी कि इतनी लॉन्ग ट्यूब जो है वो हमारे लिए कैरी करना, इधर उधर ले जाना मुश्किल होता है, तो इस वजह से वाटर बैरोमीटर इस्तेमाल नहीं करते, मरकरी बैरोमीटर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स अ सकर प्रेस्ड ऑन ए स्मूथ वॉल स्टिक्स टू इट? कि क्या चीज है जिसकी वजह से जो शक्कर है वो प्रेस हो जाता है वॉल के अक्रॉस, स्मूथ वॉल के अक्रॉस। शक्कर होता क्या है, आपने जो कार होती है उसकी विंड स्क्रीन पे देखा होगा कि ये एक चीज प्लास्टिक की बनी होती है जो स्टिक कर जाती है उसके साथ, ये बेसिकली शक्कर होते हैं। इनके बैक पे कोई भी ऑब्जेक्ट आप अटैच कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे ये कोई भी कैमरा होल्ड करने के लिए डिवाइस अटैच की गई है, मोबाइल होल्ड करने के लिए या कोई भी चीज होल्ड करने के लिए यहाँ पे डिवाइस अटैच की जा सकती है। तो ये क्यों जहां पे स्टिक कर जाता है, इसकी रीजन वही है जो बैलून में एयर फिल होने और डिफिकल्टी इन रिमूविंग एयर फ्रॉम ग्लास बॉटल थी, कि जब ये शक्कर प्रेस किया जाता है स्मूथ वॉल के साथ तो इनसाइड दी शक्कर जो एयर प्रेशर होता है वो डिक्रीज कर जाता है और आउटसाइड एयर प्रेशर काफी ज्यादा होता है। तो जो आउटसाइड का प्रेशर है वो शक्कर को
क्या करता है, प्रेस करके रखता है स्मूथ वॉल के साथ, जिसकी वजह से वो शक्कर वहां से रिमूव नहीं होता इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद हाइट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हाइट के साथ साथ चेंज क्यों होता है? तो एयर मिक्सचर है गैसेस का, डेंसिटी ऑफ एयर जो है एटमॉस्फेयर की वो यूनिफॉर्म नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जो एयर की डेंसिटी है वो डिक्रीज करती है जो जो हम ऊपर जाते हैं। तो एयर थिन होती जाएगी जो जो हम ऊपर जाते जाएंगे। Hence the atmospheric pressure decreases as we go up. जब एयर थिन होती जाएगी तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी डिक्रीज होता जाएगा जो जो हम ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, What does it mean when the atmospheric pressure at a place falls suddenly? इसका क्या मतलब होगा कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सडनली फॉल कर जाए? तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है किसी भी प्लेस पे वो सडनली फॉल कर सकता है। ये कब होता है? जब इंडिकेट करता है चेंज इन वेदर पैटर्न्स। वेदर पैटर्न अगर सडनली चेंज हो जाए तो यानी कि प्रेशर अगर सडनली फॉल कर जाए तो इसका मतलब है कि जो वेदर है वो चेंज होगा। सडन ड्रॉप यानी कि अचानक से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ड्रॉप कर जाता है तो इसका मतलब ये है कि कुछ वेदर फिनोमेना वहां पर हो सकता है। कैसे? इंडिकेटिंग लोअर प्रेशर सिस्टम, यानी कि प्रेशर सिस्टम लो हो सकता है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, आंधी आ सकती है। हरिकेन्स एंड थंडर स्टॉर्म्स, तूफान आ सकते हैं और तूफानी बारिश हो सकती है। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स सडनली, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सडनली फॉल कर जाता है, इट मींस देयर मे बी अ स्टॉर्म, रेन एंड टाइफून विल ऑकर इन फ्यू आवर्स टाइम। कि अगर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सडनली फॉल करता है तो इसकी मदद से क्या होगा, आंधी आ सकती है, बारिश आ सकती है, तूफान आ सकता है कुछ ही घंटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, What changes are expected in weather if the barometer reading shows a sudden increase? अगर बैरोमीटर सडन इंक्रीज शो करता है तो उसका मतलब क्या होगा? अगर बैरोमीटर सडन इंक्रीज शो करता है तो उसका मतलब ये होगा कि हाई प्रेशर सिस्टम मूव कर रहा है एरिया में, मूविंग इनटू द एरिया which generally brings more stable and fair weather conditions. हाई प्रेशर सिस्टम जब मूव करेगा एरिया में, उस एरिया में जहां पे के सडनली चेंज हुआ था, इंक्रीज हुआ था एयर प्रेशर, बैरोमीटर ने मेजर किया था, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जो वेदर है वो फेयर कंडीशन होगी उसकी। अगर रैपिडली इंक्रीज कर जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पे सून ही डिक्रीज करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से जो वेदर है वो पुअर वेदर इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट पास्कल लॉ। पास्कल लॉ की डेफिनेशन लिखनी है। पास्कल लॉ क्या होता है? पास्कल लॉ ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी लिक्विड पे हम एक पॉइंट पे जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर ऑल डायरेक्शंस में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है विदाउट एनी लॉस। इसका मतलब क्या है कि अगर एक फोर्स अप्लाई की जाती है एक फ्लूइड पे जो कि एक कंटेनर के अंदर मौजूद है, तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा एक फोर्स की मदद से, और वो प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट द कंटेनर रिगार्डलेस ऑफ द शेप और साइज ऑफ द कंटेनर। यानी कि उस कंटेनर की शेप साइज जो मर्जी हो, जब उसके ऊपर लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा तो वो तमाम डायरेक्शंस में इक्वली एक्सर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस की वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। तो हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसी मशीन है जो वर्क करता है पास्कल्स लॉ पे। पास्कल लॉ पे कैसे वर्क करता है कि प्रेशर जब एक्सर्ट करेंगे एक तरफ से तो वो दूसरी तरफ से प्रेशर इक्वली एक्सर्ट होगा हर डायरेक्शन में, तो दूसरी साइड पे जो पिस्टन होगा वो उसको मूव कर देगा। इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि दो सिलेंडर हैं जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्ज ए है। ठीक है, इनके ऊपर पिस्टन मौजूद हैं, उन पिस्टन का एरिया स्मॉल ए और कैपिटल ए बताया गया है। The object to be compressed is placed over the piston of large cross sectional area. जिस ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करना है उसको लार्ज एरिया पे हम रखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, इस पिस्टन के ऊपर हम रख देंगे और क्या करेंगे, फोर्स F1 अप्लाई करेंगे स्मॉल पिस्टन पे जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए है। तो प्रेशर जब P एक्सर्ट किया जाएगा इस पिस्टन पे तो वो ट्रांसमिट होगा इक्वली हर डायरेक्शन में। तो यहां से
जो लिक्विड अंदर मौजूद था तमाम डायरेक्शंस में जब अप्लाई हुआ, बाकी कंटेनर तो क्लोज है लेकिन ये पिस्टन मूवेबल है, तो वो सारे का सारे प्रेशर इस पिस्टन पे एक्सर्ट होगा, तो वो यहां पर F2 फोर्स अप्लाई करेगा इस पिस्टन पे ऊपर की तरफ। प्रेशर जो पिस्टन ऑफ स्मॉल एरिया पे होगा वो गिवन होगा किससे? प्रेशर ऑन पिस्टन ऑफ स्मॉल एरिया ए इज गिवन बाय, उसको हम फार्मूले की मदद से लिखते हैं। प्रेशर हमारे पास फार्मूला होता है P इक्वल टू एफ ओवर ए, तो इसकी मदद से फोर्स जहां पर F1 है और एरिया स्मॉल ए है, और जो प्रेशर एक्सर्ट होगा लार्ज पिस्टन पे वो इसी प्रेशर की इक्वल होगा जो यहां पे एक्सर्ट किया गया था। ठीक है, क्योंकि पास्कल लॉ के मुताबिक प्रेशर इक्वली एक्सर्ट होता है तमाम डायरेक्शन में, तो वो प्रेशर जो जहां से इंप्लीमेंट होगा वो इस पे अप्लाई होगा। तो यहां पे जो प्रेशर होगा वो P इक्वल होगा F2, जो इस पे फोर्स अप्लाई होगी उस प्रेशर की वजह से, डिवाइडेड बाय एरिया, लार्ज पिस्टन का जो कैपिटल एरिया ए था। तो कंप्रेसिंग द अबव इक्वेशंस, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो F1 ओवर ए इक्वल आ जाता है F2 ओवर ए के। हमने वो फोर्स फाइंड करनी थी जो लार्ज पिस्टन के ऊपर अप्लाई होगी यानी कि F2, तो ये A इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, F2 इक्वल आ जाएगा F1 ओवर ए इंटू ए के, यानी कि F2 इक्वल आ जाता है F1 इंटू ए डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर हम गौर से देखें, कौन सी इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन F2 इक्वल टू F1 इंटू ए ओवर ए। तो ए ओवर ए टर्म जो है, ए लार्ज एरिया था, ए स्मॉल एरिया था, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू हमेशा लार्ज रहेगी, तो ये जो क्वांटिटी है हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि लार्ज वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं स्मॉल वैल्यू से, तो ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी। इसका मतलब ये है कि ये F1 से मल्टीप्लाई हो भी जाए तो ये होल वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी F1 की निस्बत, तो इसका मतलब ये है कि F2 फोर्स जो होगी वो F1 से हमेशा ग्रेटर होगी, कि जो फोर्स हम F1 पे अप्लाई करेंगे उससे ज्यादा फोर्स हमें मिलेगी F2 पे। इसी रीजन की वजह से इसको फोर्स मल्टीप्लायर का नाम भी दिया जाता है। तो ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि वो जो है हाइड्रोलिक प्रेस काम कैसे करता है। यहाँ पे फोर्स लगाई जाती है F1 और इसके नतीजे में फोर्स इस पे F2 पे इंप्लीमेंट होती है। यहाँ पे कम फोर्स लगाकर हम ज्यादा फोर्स हासिल कर लेते हैं, इसी वजह से इसको फोर्स मल्टीप्लायर का नाम भी दिया जाता है। और ये जो कार वॉशिंग सर्विस स्टेशन बने होते हैं इन पे यही इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज मीन बाय इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है कि जिसमें हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई करें और उस ऑब्जेक्ट की साइज शेप चेंज हो जाए, और जब हम उस फोर्स को हटाएं तो वो वापस ऑब्जेक्ट अपनी पहली पोजीशन में आ जाए। लाइक हमारे पास एक फॉर्म हो और उस फॉर्म को हम प्रेस करें, ठीक है, वो फॉर्म जो सोफा में लगा होता है या बेड में मैट्रेस में लगा होता है, उसको हम प्रेस करें। प्रेस करने के बाद उसने शेप चेंज कर दी, जब हम वो फोर्स हटाएंगे तो वो वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाएगा। तो इसी को इलास्टिसिटी का नाम देते हैं कि इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जो उसकी एबिलिटी को डिस्क्राइब करती है कि जब उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की जाए, एक्सटर्नल फोर्स, और वो उसकी शेप या साइज को चेंज कर दे, और वो फोर्स जब हटाई जाए तो वो वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाए। This means that an elastic material will stretch or compress when a force is applied. Stretch कर जाएगा या compress हो जाएगा जब उस पर फोर्स अप्लाई की जाएगी, but will then return to its original size, और फिर वापस अपनी ओरिजिनल साइज या शेप में आ जाएगा जबकि उस फोर्स को हटाया जाएगा उससे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हमने डिफाइन करना है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। तो जब एक ऑब्जेक्ट को टोटली या पार्शली इमर्स किया जाता है किसी भी लिक्विड में, सपोज हमारे पास एक बॉल है और उसको हम टोटली यानी कि पूरे का पूरा या पार्शली थोड़ा सा उसका हिस्सा लिक्विड में इमर्स करते हैं, डुबो देते हैं, तो उसके ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होती है जिसे अपथ्रस्ट फोर्स का नाम दिया जाता है। वो इक्वल होती है टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जितना, वो बॉल जितना उसने पानी वहां से रिमूव हुआ है, जहरी सी बॉल है, बॉल जहां पे गई है तो उसने एक जगह घेरी है, उस जगह पे जितना पानी था उस पानी के लिक्विड, उस लिक्विड के
वेट के इक्वल फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है उसको अपथ्रस्ट फोर्स का नाम दिया जाता है या बर्न्ड फोर्स का नाम दिया जाता है। जो अपथ्रस्ट फोर्स होती है वह अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होती है, ऑब्जेक्ट पे नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई होती है। ठीक है, ये जो फोर्स होती है इसको हम इसकी मदद से हमें पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो पानी के ऊपर तैरेगा या डूब जाएगा। अगर अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा हो और वेट ऑब्जेक्ट का कम हो तो इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट तैरेगा, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट तैरता रहेगा। और वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा अगर उसका वेट ज्यादा हो और अपथ्रस्ट फोर्स कम हो। ठीक है, तो अपथ्रस्ट फोर्स बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी डबोने या तैरने का बायस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज अपथ्रस्ट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अपथ्रस्ट क्या है और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है उसके बारे में बताना है। तो अपथ्रस्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है उसको हम किसी भी लिक्विड में रखते हैं तो उस पे नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होती है। इस अपवर्ड फोर्स को अपथ्रस्ट फोर्स का नाम दिया जाता है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट तैरता है या डूबता है। उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है कि जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होता है वो डिस्प्लेस करता है, यानी कि हटाता है फ्लूइड का कुछ हिस्सा और उस फ्लूइड के वेट के इक्वल फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। अब इसको हम थोड़ा मजीद डिटेल में देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाता है, डूब जाता है, तो इसका मतलब यह है कि उसका वेट अपथ्रस्ट की निस्बत ज्यादा था। और अगर वो ऑब्जेक्ट पानी की सरफेस पे तैरता रहता है तो इसका मतलब यह है कि उसका वेट कम था या इक्वल था अपथ्रस्ट फोर्स के। ठीक है, और अगर वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, पानी की सरफेस के अंदर फ्लोट करता है, यानी कि ना तो वो सरफेस के ऊपर है और ना वो सिंक कर गया है, बल्कि पानी के अंदर किसी भी जगह पर मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर अप्लाई होने वाला अपथ्रस्ट उसके ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल है। जब ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है तो ऑब्जेक्ट में बी पार्शली इमर्स्ड, यानी कि कुछ हिस्सा उसका पानी के अंदर डूबा हुआ होगा। जो अपथ्रस्ट फोर्स होती है वो इक्वल होगी वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। जो अभी पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, तो इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक छोटा सा होता है कि ये हमने एक कंटेनर लिया जिसका ये साइड ओपन होती है, इसको पानी से फिल कर देते हैं और साथ इस तरफ एक टब रख देते हैं खाली। उसके बाद जब हम एक ऑब्जेक्ट को डोर के साथ बांध कर हम इस पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा कि ये कुछ ना कुछ जगह बनाएगा ना उस पानी में, तो जो फालतू पानी होगा वो यहां से इस बर्तन के अंदर गिरेगा। जब ये कंप्लीटली तौर पर डूब जाए इस पानी में तो जितना पानी इसके अंदर आया है इस कंटेनर में, इसको निकाल कर इसका वेट मेजर किया जाता है। वो जितना वेट आता है उस वेट के इक्वल फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही होती है, और यही हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सप्लेन हाउ अ सबमरीन मूव्स अप द वाटर सरफेस एंड डाउन इनटू द वाटर। एक्सप्लेन करना है कि जो सबमरीन है वो वाटर की सरफेस के ऊपर या इनटू द वाटर कैसे मूव करती है। तो सबमरीन का सिस्टम ये फ्रंट से दिखाया गया है कि जो सबमरीन होती है ये येलो कर दिखाया गया, मतलब जो इसके टैंक्स हैं वो एम्प्टी हैं। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि इसमें जब हमने इस सबमरीन को नीचे पानी की सरफेस के अंदर लेके जाना हो तो इसके अंदर इसके टैंक्स ओपन कर दिए जाते हैं ताकि इसके अंदर पानी फिल होना शुरू हो जाए। ठीक है, अब जब पानी फिल होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि इसका वेट इंक्रीज होता जाएगा। जब वेट इंक्रीज होता जाएगा तो अपथ्रस्ट फोर्स डिक्रीज करती जाएगी, जिसकी वजह से ये जो सबमरीन है वो पानी की सरफेस के अंदर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। और ये कंप्लीटली तौर पर उस वक्त डूब जाती है जब सबमरीन कंप्लीटली पानी के अंदर इसके अंदर जो टैंक्स हैं वो उसके अंदर फुल कर दिए जाएं पानी से, तो इसका वेट मैक्सिमम हो जाता है। तब अपथ्रस्ट फोर्स की निस्बत इसका वेट ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये सबमरीन पानी के अंदर डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाई डज द पीस ऑफ स्टोन सिंक इन वाटर बट अ शिप विद अ ह्यूज वेट फ्लोट्स। कि जो स्टोन है वो पानी में डूब जाता है लेकिन जो शिप होती है हैवी वेट होने की वजह से वो पानी की सरफेस पे तैरती रहती है। इसकी वजह क्या है?
तो जो स्टोन है, बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन अप्लाई होगा कि स्टोन का वेट कम था, ज्यादा था, और अप थ्रस्ट फोर्स कम थी, इस वजह से वो स्टोन पानी के अंदर डूब गया। जबकि जो शिप होती है, हैवी शिप, उसको डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि उसका जो अप थ्रस्ट फोर्स है वो ज्यादा होती है उसके वेट की निस्बत, इस वजह से जो शिप होती है वो पानी की सरफेस पे तैरती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज हुक्स लॉ, व्हाट इज मीन्ड बाय इलास्टिक लिमिट। हुक्स लॉ क्या है और इलास्टिक लिमिट से क्या मुराद है? तो हुक्स लॉ, strain produced in a body by the stress applied to it is directly proportional to stress within the elastic limit of the body. हुक्स लॉ बेसिकली क्या है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेस अप्लाई किया गया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी, यानी कि इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जो स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं वो स्ट्रेन के इक्वल होगा। स्ट्रेस क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन जो उस ऑब्जेक्ट की लेंथ, वॉल्यूम या शेप में चेंज आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं तो स्ट्रेस इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन आएगा, यानी कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट। तो यही हमारे पास हुक्स लॉ है। दूसरा, इसने इलास्टिक लिमिट पूछा था कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है। तो इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की गई फोर्स हटाई जाए और वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम या शेप रिकवर कर ले। अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई गई फोर्स हटाने से वो अपनी ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम या शेप रिकवर नहीं कर पाता तो इसका मतलब ये है कि हम इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर गए थे। तो यहां तक इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। और अगर आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।